हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 की, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जाना था कि प्रैक्टिस सेट प्रश्नावली जो हमारी 6.1 थी उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि सर्वांगसम और समरूप क्या होते हैं, राइट। सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, इस बारे में हम लोगों ने बात की थी पिछले सेशन में। आज हम लोग उसी का मॉडिफाई थोड़ा सा फॉर्म पढ़ेंगे, जो कि हम लोगों को 6.2 के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे आज। तो वो क्या चीजें हैं और कौन कौन से मॉडिफाई फॉर्म्स हम पढ़ने वाले हैं, जरा इनके बारे में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। ओके फ्रेंड्स, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन को शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें और जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो डिपेंडेंट करता है दो थ्योरम्स के ऊपर। कौन कौन सी थ्योरम्स है वो बताते हैं। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब के सब आपके इन्हीं दो थ्योरम पे बेस्ड रहेंगे। इसलिए जो भी थ्योरम्स आपको बताई जाए वो आप बहुत ध्यान से सुनें, और अगर हो सकता है कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो जरूर उसको नोट करें। अदरवाइज आपको पीडीएफ और सॉल्यूशन ये सब दिया जाएगा तो उसमें उसके सहारे बैठे हैं, बट इतना भी नहीं कि आप कुछ सीखने आए हैं और फिर सिर्फ बैठकर ही आप खाली वीडियो देख रहे हैं और उससे कुछ सीखेंगे नहीं, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अगर आपको कुछ सीखना है ना तो कुछ जज्बे और जुनून के साथ में आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक कॉपी उठा लीजिए, एक पेन उठा लीजिए, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती चलें उनको नोट करते चलिएगा। हो सके तो एक नोट्स बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, साथ क्लास के साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरुआत करेंगे हम लोग सेशन की और आपको ये बताएंगे कि आज की जो पहली थ्योरम है हमारे पास में वो क्या कहती है। दोस्तों, आप लोगों ने ट्रायंगल तो पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये ट्रायंगल में कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल आप बोलेंगे। जैसे कि इसमें तीन जो है वो क्या है, तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल्स को तो थोड़ी देर इग्नोर करो, बट साइड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेशन करो। पहली थ्योरम हमसे ये कहती है कि भाई अगर हम लोग इसके किसी पहले तो हम लोग उल्टी वाली नहीं, पहले ये वाली बता देते हैं कि भाई देखो, अगर कोई तीसरी रेखा मान लो या फिर कोई भी एक रेखा मान लो जिसमें कि हमारे पास में उसके समांतर एक रेखा खींची जाए, ठीक है। या हम यूं बात करें जैसा कि हमें थ्योरम में बाय वर्ड्स बताया जाता है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं पर एक रेखा डाली जाए जो कि तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। ये बात जरा समझना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो कि क्या है, इस तीसरी वाली भुजा के समांतर है, तो क्या होगा। पहले तो ये जानो कि तो क्या होगा। तो होगा ये कि इस वाली रेखा ने ना, जो कि रेखा तीसरी वाली भुजा के समांतर है, इसने इस वाली रेखा को दो भाग में तोड़ दिया है। आप देखोगे यहां से यहां तक तोड़ दिया है, फिर यहां से यहां तक इसको भी तोड़ दिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक संबंध बन गया। क्या संबंध बन गया? जिन भुजाओं को तोड़ा है उनका अनुपात, ठीक है, उनका अनुपात समानुपात होता है। बात समझ में आई हो तो बोलो यस। कहने का मतलब यह है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि अनुपात समानुपात कैसा है। मतलब ए बी सी डी ई आपको दिया गया है, जहां पर बी और ई आपने सी डी की पैरेलल खींची है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ए बी और BC का जो अनुपात आएगा, अनुपात करने का मतलब है डिवाइड, ठीक है, और AE और ED का जो अनुपात आएगा वो समानुपात आएगा, मतलब बराबर आएगा। बात क्लियर है? बताओ ये चीज ठीक है? इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते थे भाई कि AB रेशियो BC, AB का अनुपात किसके साथ लिया है, BC के साथ में, ये समानुपात है। इस साइन को क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। और ये क्या है, AE और ED के अनुपात के बराबर होंगी। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने एक बार फिर से बता देते हैं हम कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर एक ऐसी रेखा डाली जाए जो कि तीसरी भुजा के समांतर हो, बात समझ में आई, तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो रेखा इन दो भुजाओं को एक अनुपात में तोड़ती है जो कि ये आपस में समानुपात होते हैं। वो अनुपात क्या होते हैं, समानुपात होते हैं। बस छोटी सी लैंग्वेज में आपको ये चीज याद रखनी होती है, भाई AB अपॉन BC और AE अपॉन ED होता है। ये तो पहली थ्योरम हो गई। अब बात करते हैं इसकी जस्ट उल्टा बोलो। उल्टा क्या बोलें? उल्टा ये बोलो, हमने क्या बोला आपको, उल्टा हमने ये बोला कि भाई अगर समांतर है, ठीक है, कोई एक रेखा दो भुजाओं को काट रही है, बट कंडीशन है कि ये समांतर है, ठीक। तो हम लोगों को ये बोलना है उल्टे में कि भाई अगर
किन्हीं दो भुजाओं को किसी बिंदु पर अगर कोई रेखा काटे, किसी बिंदु पर कोई रेखा काटे, इस रेखा के किसी एक बिंदु पर, इस रेखा के किसी एक बिंदु पर और कोई रेखा काटे, ठीक है, बात को समझना, कोई रेखा और काटे, और अगर यहां पर ये काटी हुई रेखाओं का अनुपात समानुपात है, ए बी सी डी और ई, अब की बार मैंने यहां दे दिया, इसने ऐसा काटा है कि इनके अनुपात क्या है, समानुपात आएंगे, तब ये रेखा इस रेखा की समांतर बनेगी। बात क्लियर हुई। वहां हमने बोला था कि समांतर है तो अनुपात समानुपात होंगे। हमने यहां क्या बोला, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु मत बोलो, ठीक है, किसी बिंदु पर बोलो, ठीक है, किसी भिन्न भिन्न बिंदु पर अगर काटती है तो उनके द्वारा बना हुआ इसका भुजाओं का अनुपात अगर समानुपात आता है तो ये जो भुजा होगी वो क्या होगी, तीसरी वाली भुजा के समांतर होगी। उम्मीद करता हूं दोनों की दोनों थ्योरम आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। शॉर्ट वर्ड में ये याद रखो, अगर अनुपात और समानुपात बराबर है, ठीक है, अनुपात और अनुपात जो है वो समानुपात में है तो ये इसके समांतर होगी, और अगर ये इनके अनुपात, हाँ ये इसके लिए बोल दिया, इसके लिए क्या बोलेंगे, अगर समांतर है तो अनुपात जो होंगे वो समानुपात होंगे, और अगर अनुपात समानुपात है तो वो समांतर होगी। जस्ट दो बातें याद रखनी है, अनुपात जो होंगे समानुपात में होंगे तो समांतर है, और अगर समांतर है तो अनुपात जो होंगे वो समानुपात में होंगे। बात क्लियर हो गई दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोनों थ्योरम आपको याद रखनी है। ये सीधी थ्योरम है, मतलब कि इसको हम लोग जो बोलते हैं वो थ्योरम है, और ये उसकी उल्टी थ्योरम बोली जाती है, जिसको कि आप लोगों को प्रमेय नंबर 2 बोलना है। क्या बोलना है, प्रमेय नंबर 2 बोलना है। अच्छा, एक और चीज आएगी अब आपके पास में, क्या आएगा, आपको अगर यहां पर कोई ट्रायंगल दिया गया है, सपोज करते हैं, अच्छा एक चीज और बता दे, ये जो बुक में दी गई है ना, इनको बाय वर्ड्स में लिखकर दे दिया गया है आपको। ये जो आपको दी गई है पेज नंबर है आपके पास में ये 137 पर, ठीक है, पहली वाली 137 पे, इसके आगे दूसरी वाली भी दी गई होगी तो वो आप देखना, और वहां पर इसका प्रूफ भी दिया गया। हालांकि हमें प्रूफ देखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको ये समझा दिया कि भाई अगर ये जो है समांतर है तो अनुपात जो होंगे वो समानुपात में होंगे, और अगर ये हमारे पास में अनुपात समानुपात में है तो ये इसके समांतर होगी। ये समझाने वाली बात थी, मैंने आपको समझा दी है। बात क्लियर। अच्छा, समांतर होंगे तो समांतर को लिखा कैसे जाता है जरा ये भी जान लो। तो हमने कहा कि DE जो होता है वो समांतर होगा BC का, ऐसे इसको समांतर बोला जाता है। कब, जब ये चीजें इसकी अनुपात और समानुपात बराबर आएंगे तब। क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद में हम यहां ये समझा रहे थे कि अगर मान लेते हैं इस त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हैं, ठीक है, कोई दो कोण क्या है, सर्वांग है या बराबर हैं, तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। अनुपातिक मतलब इनको हम लोग अनुपात में रख पाएंगे। ABC तो AB अपॉन BC होगा। बात क्लियर हो रही है। अगर संगत भुजा, अगर इनके दो कोण क्या हो, बराबर हो, तो इनकी संगत भुजाएं, अब जैसे संगत भुजाएं कौन सी, इसके सामने वाली भुजा AB और इसके सामने वाली भुजा AC, और इस नियम को जो बोलते हैं, इनके भुजाओं में अनुपात होगा, इस नियम को बोलते हैं हम लोग थेलस की प्रमेय, मतलब थेल्स की प्रमेय। किसकी प्रमेय बोलेंगे, थेल्स की प्रमेय। आधा ला बोला जाता है, थेलस नहीं होगा, थेल्स होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय, या फिर आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी बोला जाता है। आधारभूत समानुपातिका प्रमेय भी बोला जाता है। इसी थ्योरम को बोलना है। बातें क्लियर हो गई तो बोले यस सर, ठीक है। अब हम लोग इन्हीं थ्योरम्स का यूज करेंगे और आपको क्वेश्चन करके दिखाया जाएगा। बातें क्लियर। चलिए अब बताते हैं थ्योरम्स का यूज कैसे करना है। प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको थ्योरम्स काम कैसे कर रही हैं ये याद रखना है, ठीक है। थ्योरम के वर्ड्स को आप बना चुना कर लिख सकते हो, जैसे हमने आपके सामने अभी बना के बताया, ठीक है। डिट्टो कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको कि आप डिट्टो कॉपी करके वर्ड टू वर्ड कॉपी करके बोल रहे हो। आपको थ्योरम समझ में आनी चाहिए, थ्योरम कहना क्या चाहती है वो समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए 6.1 का पहला क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे कि क्या कैसे करना है, क्या नहीं है, ठीक है। देखते चलिए 6.1 में क्या दिया हुआ है। इन्होंने ये बोला है कि भाई आकृति 6.17 की पहली आकृति में
और दूसरी आकृति में DE जो है वो BC का पैरेलल है। बातों को बहुत ध्यान से समझो। DE जो है वो पैरेलल है BC का। फिगर बना के दिखाया जाए अगर, तो ये आपके पास फिगर दिखा हुआ है। अच्छा, फिगर कुछ इन्होंने ट्रायंगल जो है इस तरह से लिया हुआ है, हालांकि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, आप ऐसे भी ट्रायंगल ले सकते हैं। इसमें इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एक लाइन है जो कि D और E है, ये हमारे पास में ABC है। फिर क्या बोला इन्होंने कि भाई ये वाली जो लेंथ है वो 1.5 है, ये 1 है, और यहाँ पर ये है 3। ठीक, तो पहले वाले में EC बताओ और दूसरे वाले में AD ज्ञात करके बताओ। तो पहले पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग और जानेंगे क्या करना है। खास बात यह है, इन्होंने खुद कहा है कि पैरेलल है। खास बात यह है कि पैरेलल है, और हमने आपको बहुत अच्छे से प्रमेय नंबर 1 में पढ़ाया है कि यदि कोई एक रेखा दो भुजाओं पर, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर हो, ठीक है, किसी त्रिभुज के समांतर हो, तो वो अन्य दो भुजाओं को काटने वाला अनुपात समानुपात में होता है। ये बात समझाइए आपको। मतलब ये रेखा जो है इस रेखा के समांतर है, तो ये रेखा इन अन्य दो भुजाओं को जिस अनुपात में काट रही होगी वो समानुपात होगा। तो हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पर DE जो है वो पैरेलल है BC का, अतः हम ये लिख सकते हैं कि AD का अनुपात DB के साथ में ये बराबर होगा, समानुपात होगा AE का अनुपात EC के साथ में। क्या ये बात क्लियर है? ये कहां से लिखा? ये लिखा प्रमेय 1 से। ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि हमने प्रमेय 1 से ये बात लिखी है। बात क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इन्होंने कहा था पैरेलल है, तो हमने कहा समानुपात होगा। अगर ये बोल दे समानुपात में है तो आप बोलोगे पैरेलल है, दूसरी थ्योरम के अनुसार। ठीक है, चलिए अब आपको बोला गया AD जो है, AD वो 1.5 है, तो हमने 1.5 रख दिया। DB जो है वो हमें 3 दी गई है, तो हमने 3 रख दिया। AE कितना दिया है? 1 दिया है। नीचे EC कितना दिया है हमें पता नहीं, यही हमें बताना है। पहले वाले क्वेश्चन में EC कितना आएगा, EC को उठा के इधर ले चलो, तो यह आ जाएगा EC मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई 3, यह आ गया 1। ठीक है, 3 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में ले चलो, 3 1 जा 3, 1.5 यहां से हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 15 2 जा 30, मतलब E की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर आ गई। दोस्तों ये बात हमें यहां पे समझ में आ गई कि E की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो ये जो चीज थी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता चला ना कि कौन सी प्रमेय लगाई गई है। प्रमेय 1 लगानी है कि 2 लगानी है? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रमेय लिखना जरूरी है, इसलिए प्रमेय को ध्यान से समझो। अगर पैरेलल बोला है तो समानुपात में हम लगा देंगे, अगर ये बोलते समानुपात में है तो हम लोग पैरेलल लगा देते। ठीक है, चलिए दूसरा फिगर इन्होंने कुछ इस तरह से बना के दिया हुआ है, काफी ही उल्टा सीधा फिगर बना के दिया है। ठीक है, उससे टेंशन नहीं है फिलहाल हमको। इन्होंने ये बोला है कि भाई ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल है, DE जो है ये भी DE है, ABC ये क्या है? DE जो है वो BC का पैरेलल है। इन्होंने कहा ये वाली 7.2 है, उसके बाद 1.8 और 5.4, तो आपको AD बतानी होगी कितनी है। अब चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि भाई यहां पर DE जो है वो पैरेलल है BC का, अतः अब पैरेलल है तो प्रमेय 1 को याद करो और ये बता दो कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर आएगा प्रमेय 1 से। ये लिखना बहुत जरूरी है। आपने ये बात कहां से लिखी? ये बात कहां से लिखी तो बताओ उनको। प्रमेय 1 से लिखी। AD हमारा कितना दिया गया है यही तो हमें बताना है। अच्छा, DB देखो मल्टीप्लाई में उधर भेज दो गुणे में, और साथ ही साथ वैल्यू रखते रहो। AE की वैल्यू 1.8, इसकी आ गई 5.4, और इधर आएगा DB मल्टीप्लाई में तो मतलब 7.2 आ जाएगा। 18 तियां 54 होता है, अगर आपको याद हो तो 3 से कट गया। ठीक है, 24 तियां 72 होता है, 3 से काटोगे तो 24 आ जाएगा, मतलब ये आ गया हमारे पास में AD कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। इतनी बात खत्म। उम्मीद है दोस्तों पूरी तरह से चीजें समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन इतनी डिटेल में बताया है, आगे के क्वेश्चन अब आपको आराम से समझ में आ जाएंगे कि आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन उसको समझते हैं। ये पहले का दूसरा क्वेश्चन था, ये याद रखना। ठीक है, ये दूसरा नहीं था, पहले का दूसरा था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन समझो कि उसमें क्या करना है। बहुत ही ध्यान से, बस 2 ही प्रमेय है, 2 ही प्रमेय को हर बार घुमा फिरा के आपको समझाएंगे, वही चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बस देखते जाना।
भाई देखो यहां पे दूसरा क्वेश्चन ने हमसे ये बोला, हाँ ये बोलते हैं किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं P और Q पर क्रमशः बिंदु E और F हैं। बहुत ध्यान से देखना। हाँ यहां पर इन्होंने कहा कि कोई त्रिभुज है, त्रिभुज बनाया गया है क्या? नहीं, त्रिभुज बनाया नहीं गया है, तो हम त्रिभुज बनाए ले रहे हैं। इन्होंने कहा किसी त्रिभुज पी क्यू आर पर PQ और PR पर, PQ और PR पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु E और F है, E और F। ये नहीं बोला मध्य बिंदु पर, ये बोला कि बस E और F बिंदु स्थित है। निम्नलिखित में से कि प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए EF और QR पैरेलल है क्या, प्रत्येक स्थिति के लिए। अब देखो पहला क्वेश्चन उठा लो। पहले क्वेश्चन में बोला है कि भाई PE जो है वो 3.9 है। दूसरे में ये बोलते हैं EQ हमारे पास में 3 है, 3.6 है और 2.4 है। 3 है, 3.6 है और 2.4 है। क्या क्या है? ये है हमारे पास में। दूसरा वाला है PF और FR। ठीक, तो ये हो गया PF और FR। राइट फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इन्होंने खुद बोला है, क्या बोला है? इन्होंने खुद बोला है कि ये जो है ना इनके मध्य बिंदु पर स्थित है। अब देखो बात बहुत ध्यान से समझना, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि भाई EF पैरेलल होगा QR का। और ये कंडीशन कब होगी? EF पैरेलल होगा QR का कब होगी? ये तब होगी जब इनके बीच का अनुपात क्या होगा? समानुपात में होगा। ऐसा ही तो पढ़ते आए थे कि भाई ये अगर पैरेलल है तो इनका अनुपात जो होगा वो समानुपात में होगा। ये पढ़ते आए थे। चेक कर लो क्या अनुपात समानुपात बराबर आ रहा है उनके, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या समानुपात में है? अगर है तो इसका मतलब ये पैरेलल है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। तो चूंकि PE अपॉन हमें निकालना पड़ेगा PE अपॉन EQ इज इक्वल टू में हमारे पास में आ जाएगा PF अपॉन FR। राइट फ्रेंड्स, ये बात क्लियर। उसके आगे PE की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3.9 डिवाइड बाय यहां पर आ जाएगा 3, और PF की वैल्यू आ गई 3.6 अपॉन 2.4। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गई होगी। 13 तिया 39 होता है, मतलब यहां 1.3 आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? यहां पे 12 दूना 24, 12 तिया 36 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.3 डिवाइड बाय 1 और इज इक्वल टू में 3/2 आ जाएगा। अगर आप डिवाइड भी कर दो, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 1 जा 2, 1.5 आ जाएगा। मतलब 1.3 और 1.5 क्या ये इक्वल आ रहा है? क्या इनका जो अनुपात था क्या वो इक्वल आ रहा है, समानुपात में आ रहा है? बताओ जरा। नहीं आ रहा है। 1.3 1.5 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो कंडीशन दी गई है ना, ये कंडीशन पर, इस कंडीशन पर EF QR का पैरेलल नहीं हो सकता। EF पैरेलल टू QR नहीं है। ये इस कंडीशन के लिए, पहली वाली कंडीशन के लिए। अगर दोनों अनुपात बराबर आ जाते, इसमें ये वाली कंडीशन अनुपात जो है समानुपात में आ जाती, बराबर आ जाती, तो हम कह देते पैरेलल है। अगर नहीं आ रही है तो पैरेलल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। दूसरे में इन्होंने ये बोला है, यहां पर खाली वैल्यू चेंज कर दो। PE की वैल्यू 4 दे दी गई है, QE की वैल्यू 4.5 दे दी गई है, और उसके बाद में 8 और 9 दिया गया, 8 और 9 दिया गया। RF, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो PF और RF, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहीं पर हमको फिर से चेक करना है, यहीं पर हमें फिर से चेक करना है। चलो चेक करो, यही वैल्यू लगाओगे आप, चूंकि हम लोगों को चेक करना है कि अनुपात है जो है समानुपात में आ गया तो वो पैरेलल हो जाएगी। चलो चेक करो। PE कितना आ गया? 4। EQ कितना आ जाएगा? 4.5 इज इक्वल टू में 8/9। क्या ये बात क्लियर? पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, 5 9 जा, 5 8 जा, तो 8/9 इक्वल टू 8/9। क्या ये
इक्वल दिख रही हैं दोनों। देखो इधर वाली भुजाओं का जो अनुपात आया है वो इधर वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर आया है, समानुपात में आया है। अर्थात ये यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि EQ जो है वो हमारा पैरेलल टू QR होगा। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड करवा के दिखा दी। ऐसे ही करना है आपको, डिटेल्ड में इसको सॉल्व करके देते रहना है। क्लियर? चलिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी समझ लगातार बता देते हैं। ठीक, समझते जाइए बस। 1.28 फिर उसके बाद में 2.56 डबल है उसका, 1/2 बनेगा, 0.18 और फिर उसके बाद में 0.36। बिल्कुल ये देखते ही पता चल गया। ठीक है, देखते जाओ बच्चों। यहां पर इन्होंने कहा 1.28 अपॉन 2.56 इज इक्वल टू में 0.18 अपॉन 0.36। बहुत सिंपल सी बात है, चाहो तो पॉइंट से पॉइंट हटाओ, चाहो तो ना हटाओ। ये 128 का डबल होता है 256, 18 का डबल होता है 36। तो अगर आप यहां पर आंसर लिखना बैठो तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 फिर से बोलोगे कि EF जो है वो QR का पैरेलल आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो अनुपात और समानुपात हैं वो बराबर है। अनुपात तो भुजाओं का अनुपात समानुपात में है, इसलिए ये क्या है? पैरेलल है। क्लियर इतनी बात? दूसरा क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये बात जान लो। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड बिल्कुल नहीं है, आपको बस करने की देरी है। अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो समझ लो सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है जरा उसको समझना। इन्होंने इस बार सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, इस बार इन्होंने दिया है सिद्ध करने के लिए। दोस्तों इन क्वेश्चंस में जो है आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा यहां पर प्रूफ करना पड़ता है। प्रूफ करने के लिए आपको, बच्चों को सबसे ज्यादा खराब चीज यही लगती है, प्रूफ करना। ठीक है, आपको उससे डरना नहीं है, बहुत ही इजी तरीकों से प्रूफ कराएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि हमने थ्योरम क्या पढ़ी। हमने थ्योरम पढ़ी है कि यदि दो भुजाओं के, ठीक है, दो भुजाओं को किसी अनुपात में बांटा जाए तो जो जिस अनुपात में बांटने वाली जो रेखा होगी वो रेखा तीसरी वाली के समांतर होगी। या इसका उल्टा बोल दो कि भाई अगर कोई रेखा किसी तीसरी रेखा के समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को क्या कर रही होगी? किसी ना किसी अनुपात में बांट रही होगी और ये अनुपात समानुपात में होगा। यही बात हम लोग हर बार याद रखते हैं। हर बार बोलने के वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने रट्टा तो मारा नहीं, हमने हर बार बोला समझो और समझने के हिसाब से आप कुछ भी बोल दो, बस बात सही बोलना। मैं जब भी इस थ्योरम को आपको बताऊंगा मेरे वर्ड्स ना पहले वाले से चेंज हो चुके होंगे, क्योंकि मैं यहां पर थ्योरम को सोचता हूं और सोचने के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग आपको बोल के सुना देता हूं। ठीक है, अगर रटी रटाई थ्योरम आप ध्यान दोगे तो आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे, अगर थ्योरम समझी नहीं तो बेकार है उसके लिए। ठीक है, चलिए, तो वर्ड्स नहीं याद करने, काम याद करना है कि काम क्या कर रहे हैं। ठीक, चलिए, तो आगे इन्होंने ये बोला है कि 6.18 एक फिगर दिया हुआ है, देखो ऊपर बना भी हुआ है। ठीक है, हाँ, ये फिगर बना हुआ है आपके पास में कुछ इस तरह से, डायमंड टाइप का एक फिगर इन्होंने बना के दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा हो तो हम काम चला सकते हैं। आगे देखिएगा, फिर इन्होंने कहा है कि यहां पर ये इसका पैरेलल है, ये इसका पैरेलल है, और उसके बाद में M L N और फिर क्या दिया हुआ है A B C D, ऐसे कुछ फिगर दिया गया है। दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि LM जो है वो CB का पैरेलल है, LN जो है वो CD का पैरेलल है। दिया है, क्या दिया है कि LM जो है वो CB का पैरेलल है और LN जो है वो पैरेलल है CD का। ठीक है, ये CD का पैरेलल है, ऐसी बातें हमें बता दी गई हैं। अब देखो मैंने आपसे कहा पैरेलल है अगर तो समानुपात में होंगी भुजाएं, ये बात हमने हमेशा आपको बताई है। अगर पैरेलल है तो समानुपात में होंगी, ये बात हमने कौन सी थ्योरम से बताई है? प्रमेय नंबर 2 से बताई है। ठीक, चलिए, अब यहां पर आपको यह समझना है प्रमेय नंबर 2 का यूज करना है, और प्रमेय नंबर 2 का यूज करते हुए क्या दिखाना है कि आपको प्रूफ करना है। प्रूफ दैट लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि आपको AM अपॉन में MB, AM अपॉन MB और AN अपॉन ND, AN
अपॉन एन डी, ये बराबर आएंगी। देखो AM अपॉन एन बी और AN अपॉन एन डी ये हमारी बराबर आएंगी। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले तो ये देखो LM और CB का यूज कहाँ कर सकते हैं। LM और CB, LM जो है ये है, CB हमारी ये है। अगर आप इस वाली को ध्यान से देखो, ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को अगर आप बच्चों ध्यान से देख रहे हो ना, इस ट्रायंगल को, तो आपको पता चलेगा ये एक भुजा है जो कि इसके समांतर है और इन अन्य दो भुजाओं को काट रही है। अगर आप इस ट्रायंगल को, ठीक है, और सही से लिखना चाहते हो तो हम लोग यहां लिख लेते हैं, हल लिख लेते हैं। भाई हल करना शुरू कर दिया हमने। क्या हल कर रहे हैं हम लोग यहां पे ये कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, जरा ध्यान से देखो, ABC अगर मैं घुमा के बना दूं, सीधा सीधा बना दूं, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो सर कि आपने ऐसे काट के रखा हुआ है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बताओ जरा। ये हो गया, फिर उसके बाद में ये हो गया। इसी त्रिभुज को मैंने काट के रखा है दोस्तों ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। ABC, उसके बाद में इस भुजा को, AB वाली भुजा को M काट रहा है और ये जो AC वाली जो भुजा है उसको L काट रहा है। ठीक है, यही ऊपर वाला त्रिभुज मैंने ऐसे काट के रख दिया। इससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इन्होंने खुद दिया है, क्या दिया है कि ये जो ML है वो ये क्या है, BC का पैरेलल है। BC का पैरेलल है तो ये जो दो भुजाओं पर है ना, इन भुजाओं को समानुपात में काट रही होगी। तो अब हम लोग आगे लिखेंगे, चूंकि ML पैरेलल टू CB, अतः हम ये कह सकते हैं कि AL अपॉन में LC इक्वल टू AM अपॉन में MB होगा। क्या ये बात क्लियर है? ये कैसे कहा? ये हमने कहा प्रमेय 2 से कहा। पहली वाली तो ये कहती थी कि अगर समांतर है तो अनुपात में होगा। दूसरी वाली कहती थी कि अगर पहली वाली हमसे क्या कहती थी, समांतर है तो अनुपात में होगा, ऐसा बोलती। तो ये बेटा पहली वाली प्रमेय है। ये कौन सी है? पहली वाली प्रमेय। दूसरी वाली ये कहती थी कि अनुपात में है तो समांतर होगा, ये दूसरी वाली कहती थी। ठीक है, हमने शुरुआत में ही, सेशन के शुरुआत में ही आपको बता दिया था। अच्छा, तो ये प्रमेय नंबर 1 से हम लोगों ने इस बात को क्लियर कर दिया। दूसरी प्रमेय आप इसके लिए लगाओ। बताओ, इसके लिए उसी तरह से सोचो जैसे हमने इसको सोचने के लिए आपको तैयार किया है। दूसरी कंडीशन में आपको ये इस पर ध्यान देना है कि भाई चूंकि LN जो है वो पैरेलल है हमारे पास में DC का। अब LN जो है वो पैरेलल है DC का, मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला ध्यान से देखना चाहिए। ठीक, LN हमारा DC का पैरेलल है। मैं आपको एक फिगर बना के दिखा दूं कि आपको बनाना कैसा है। तो आपको बनाना कुछ इस टाइप से है, ये देखो, इस टाइप से बनाना है, जिसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये बीच वाली जो लाइन है वो AC है हमारे पास में, A और C है। ठीक, उसके बाद बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये C है, ये D है। अच्छा, AC पर L है, यहां पर कहीं L है और यहां पर कहीं पर N है, तो इसको मैंने मिला दिया, तो N और L आपका मिल गया, जिसकी वजह से ये पैरेलल है। तो हम लोग ये कहेंगे, तो यहां पर हम लोग AN अब पैरेलल टू ND बोल सकते हैं और ये इक्वल हो जाएगा AL और LC हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये भी हमने कहां से बोला? ये भी हमारी प्रमेय नंबर 1 से ही बोली है ये बात, और कहीं नई चीज नहीं आई है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पर दोस्तों, तो आपको यहां पर मिलेगा कि ये जो AL और LC है, यही चीज यहां पर भी AL और LC है। ठीक है, इसी को आप जरा समीकरण 2 बना लो और इसको बना लो समीकरण 1। अब आप यहां पे ये कह सकते हो क्या कि, जरा बहुत ध्यान से देखना यहां पर मैं क्या समझाने जा रहा हूं। मैं यहां ये कह सकता हूं कि भाई साहब कि मेरी AL जो है ना, AL जो है वो AL अपॉन LC जो है वो AM अपॉन MB का इक्वल है पहली वाली समीकरण से। ठीक, अच्छा, यही AL और LC जो है, यही AL और LC जो है वो इक्वल है AN और ND का। तो मैं यहां लिख देता हूं AN और ND का इक्वल है। क्या ये बात क्लियर है? ये वाली चीज जो लिखी है ये लिखी है समीकरण 1 से, और ये वाली जो चीज लिखी है इतनी, ये लिखी है समीकरण 2 से। AL LC AM MB के बराबर है, AN ND जो है AL LC के बराबर है। तो क्या मैं डायरेक्ट ये बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं, भाई देखो ये वाली रेखा अगर इस रेखा के पैरेलल है और ये वाली रेखा इस रेखा के पैरेलल है, तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि ये वाली इस वाली रेखा के पैरेलल है? अरे राम जो है श्याम के बराबर है, श्याम जो है सीता के बराबर है,
है तो क्या सीधा सीधा राम जो है सीता के बराबर नहीं हो जाएगा? वही कंडीशन तो है। ये इसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल, तो ये वाली जाहिर सी बात है इसके पैरेलल आ जाएगी, पहली वाली तीसरी वाली के पैरेलल आ जाएगी। वही चीज यहाँ पे कही गई है, वैसे ही लगाया गया है। कैसे? यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है, तो हम ये बोल दें डायरेक्ट इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है। तो आप क्या इस डायरेक्ट को ऐसे नहीं लिख सकते कि an अपॉन में ND इक्वल टू AM अपॉन में MB होगा? यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ दैट करना था कि AM अपॉन MB ये देखो इक्वल होगा AN अपॉन ND का। ठीक है, तो यहां लिख लो, तो ये हो गया इति सिद्धम। हिंदी में पढ़ रहे हो ना, तो इति सिद्धम मतलब प्रूफ दैट। इंग्लिश में लिखना तो प्रूफ दैट लिखना, PT लिख देना। क्लियर है ये बात दोस्तों? उम्मीद करता हूं बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। चीजों को बोर्ड पे क्या है कि मिक्स हो जाती हैं, तो जैसे जैसे बताते चला करें, नोट करते चला करो, या तो स्टेप बाय स्टेप आपको PDF में लगा मिल जाएगा। मेरा क्या काम है? समझाना। मैं आपको समझा रहा हूं कि किस स्टेप के बाद में कैसे आएगा, वो आपके सामने लगा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप उसके बाद की चीजें आपको लगा कर दे दी गई हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करता हूं तीसरा क्वेश्चन पूरी तरह क्लियर हो गया है। अब चलेंगे हम लोग अगले फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है? एक बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन आया है, बहुत ध्यान से समझते चलना। फिगर को अगर आप फील कर पा रहे हो, फिगर को ना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो अपने अंदर दिमाग में ना, उसका केमिकल लोचा जो है ना, उसको अगर आप सेटिस्फाइड कर पा रहे हो तो समझ जाओ कि ज्योमेट्री आपको आ गई है, आप उसको बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, दो ही थ्योरम पढ़ी है, अगर अनुपात मिल जाए तो समांतर होंगी, और अगर रेखाएं समांतर मिल जाएं तो अनुपात में होंगी। यही दो बातें तो पढ़ी हैं, प्रमेय 1 और प्रमेय 2। यहां पर वही लॉजिक लगाओ। आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, हम बताना क्या चाहते हैं। यहां पर आपको कुछ इस तरह से दी गई हैं चीजें। ठीक है, आपको देखने में चीजों को बहुत चीजें देखनी आनी चाहिए। पहली बात तो ये जान लो, फिगर को एब्जॉर्ब करना आना चाहिए। ऐसी चीजें दी गई हैं। अच्छा, A, फिर उसके बाद में B, C, D, E कहां पर है? ये रहा, और ये रहा F। प्रूफ क्या करना है सर? प्रूफ ये करना है, आकृति 6.19 में जो कि हमने बना ली है, इन्होंने ये कहा है कि DE जो है वो पैरेलल है AC का। DE पैरेलल है AC का, और क्या और एक चीज और दी गई है, DF जो है AE का पैरेलल है। DF पैरेलल टू AE है। ठीक है, देखो चीजों को ना करने में ना दिमाग लगता है। ठीक है, उनको समझना पड़ता है। आप फिगर देखकर कहीं ना कहीं बता सकते हैं आखिर पैरेलल क्या होता है। पैरेलल होता है समान दूरी पर चलना, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए। तो ये हमारी क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आप इनमें से कौन सी लाइनें समांतर दिख रही होंगी वो देखते ही बता सकते हैं। फिगर बहुत क्लियर बना हुआ है सॉरी, इसी तरह बुक में भी क्लियर फिगर बना हुआ है। यहां पर भी पता चल रहा है भाई, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के क्या दिख रही होगी? समांतर। क्या ये रेखा इस वाली रेखा के बराबर दिख रही है? क्या ये तो ज्यादा झुकी हुई दिख रही होगी, ये खड़ी हुई दिख रही है। तो आप ना चीजों को देखकर खाली समझ जाएंगे कि कौन सी चीज कहां से पैरेलल है। ठीक है, फिर आगे इन्होंने क्या बोला जरा उसको समझते हैं। आगे इन्होंने बोला सिद्ध कीजिए कि BF अपॉन FE AE अपॉन EC, BF अपॉन FE और EC BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, ये हमें प्रूफ करना है। देखो बहुत ज्यादा आसान है। आप चीज को, जो फिगर बना हुआ है ना, इस चीज को बहुत ध्यान से देखें नहीं तो आप ये देखें कि इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने खुद दिया है, जैसे अभी पुराने क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी थी ना, ये इन्होंने फिर से वही 2 कंडीशन दे दी हैं। उसके जरिए आपको ये प्रूफ करना है कि भाई जो BF है वो FE, कहाँ है BF? ये रहा। BF जो है और FE का जो रेशियो लिया जाए तो वो क्या होगा? इक्वल होगा BE के और EC के रेशियो के। ठीक है, चलिए करके दिखाते हैं कैसे होगा। सबसे पहली चीज पकड़िए कि दिया क्या है। चूंकि इन्होंने हमें ये दिया है, चूंकि यहां लिख लो हल, चूंकि DE और AC पैरेलल है, चूंकि DE और पैरेलल है AC का। DE कहाँ है? ये रहा DE, DE ये है और ये AC का पैरेलल है। बहुत ध्यान से देखो चीजों को। क्या आपको कोई ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल दिख रहा है? आखिर एक ट्रायंगल होता था, बीच में एक लाइन होती थी। क्या आप कह सकते हो ABC वाला ट्रायंगल ले लीजिए सर थोड़ी देर के लिए? हमने कहा बहुत बढ़िया, आप पकड़ चुके हैं।
बी सी वाला ट्रायंगल ले लिया। इसमें जो है ये जो लाइन डाली गई है डी और ई, ये डी ई जो है ए सी का पैरेलल है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में खुद कहा है। काम तो खत्म हो गया। क्या अब आपको फिगर दिख रहा है साफ साफ? जब ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है, समांतर है तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती होगी, वो अनुपात समानुपात होगा। कौन सी थ्योरम के अनुसार? पहली थ्योरम के अनुसार, जस्ट इससे पहले पढ़कर आए हैं। करें काम, चलिए काम करते हैं और समझते हैं। तो इन्होंने हमसे ये बोला भाई ये समांतर है, ठीक है, समांतर है। तो अब हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं, एक मिनट दीजिएगा, ये जो प्रमेय नंबर 1 और प्रमेय नंबर 2 हमने आपको बताई थी, पहले में क्या बताया था आपको? क्योंकि देखो ये चीजें ना समझ के आपको बताई गई हैं, तो ऊपर नीचे मुझे लगता है थोड़ा सा है। तो इन्होंने दूसरी वाली में ये बोला था किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। हाँ, पहली वाली में ये बताया था कि समांतर है, ठीक है, समांतर है तो वो अनुपातिक होगा, बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए, तो इन्होंने कहा समांतर है तो अनुपातिक होगा, मतलब ये पहली वाली थ्योरम के अनुसार है। अब काम करते हैं हम लोग अपना, देखते जाइएगा। ये लोग बोल रहे हैं डीई जो है वो एसी का समांतर है, तो हम लोग यहां पे ये कह सकते हैं अतः बीडी जो होगा, बीडी और डीए जो होगा वो इक्वल होगा बीई और ईसी का, बीई और ईसी का। किस हिसाब से भाई? तो ये है प्रमेय नंबर 1 के हिसाब से भाई, या फिर आप यहां लिख सकते हो मूलभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार। उतना बड़ा नाम लिख लो या तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है, बातें एक ही रहेंगी, समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। फिर एक कंडीशन लगाई, ये समझ में आया, दूसरी लगाई जाए और समझ में आएगा। तो चूंकि इन्होंने कहा डी एफ पैरेलल है ए और ई का, बहुत ध्यान से देखो फिगर को, ए ई तो यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है, ए ई तो यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन यहां पर डी एफ ये दिया हुआ है। तो आप ए ई से लेकर बी तक का एक ट्रायंगल बना लो जिसके बीच में ये वाली रेखा काट रही है इसको। हमने कहा बहुत बढ़िया, फिगर देखते ही समझ में आ गया कि भाई ए से लेकर ई तक ये है, डी से लेकर एफ तक ये है और बी ये है। मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है जिसमें दो भुजाओं के ये वाली क्या है, काट रही है, और ये वाली जो रेखा इसके समांतर है। अब समांतर बोला गया है तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा वाला क्या होगा कि ये अनुपात में होंगे। अब तो अनुपात में होंगे तो हम यहां लिख देंगे, तो BD और DA का जो अनुपात आएगा वो बराबर आएगा BF और FE के। क्या ये बात क्लियर हो गई दोस्तों? BF और FE के अनुपात के बराबर आएगा। ये भी हमने प्रमेय नंबर 1 से बोला है और कहीं से नहीं, प्रमेय नंबर 1 से। समीकरण इसको 1 बना लो, समीकरण इसको 2 बना लो, लिखो यहां पर समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 2 से क्या लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है कि भाई BE और EC जो है, BE अपॉन EC जो है वो इक्वल है BD अपॉन DA का, BD अपॉन DA का। और यही BD अपॉन DA जो है समीकरण 2 में BF और FE का इक्वल है। ये लो, राम बराबर श्याम के, श्याम बराबर मोहन का, तो सीधा राम बराबर मोहन। क्लियर? वही वाली कंडीशन हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम डायरेक्ट यहीं पर ना बता दें, ये देखो यही आंसर है, लो खत्म। तो यहां पर हमने लिख दिया, अतः यहां लिख लो चाहे, अतः BF अपॉन FE BE अपॉन EC। ये वाली जरूरत थी, ये वाली जरूरत थी, इसकी नहीं थी, इसको हटा दो बीच से। तो BE अपॉन EC डायरेक्ट BF अपॉन FE का बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम, खत्म। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा खत्म हो गया है। पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जरा उसको भी समझा जाए। बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन। क्या कहता है? आकृति 6.20 में DE पैरेलल टू OQ है और DF पैरेलल टू OR है। दर्शाइए कि EF पैरेलल टू QR होगा। 6.20 ये नीचे दिया गया है, नीचे बनाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ठीक है।
देखते जाइए दोस्तों। अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी हमें जानकर कि आप नोट कर रहे हैं, हमारे साथ सेशन को पूरा फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। नोट नहीं भी कर रहे हैं, पीडीएफ के सहारे बैठे हुए हैं, तो टेंशन ना लीजिए। वीडियो के साथ ही साथ आपको एक पीडीएफ भी दिया जाता है जिसमें इसका सॉल्यूशन लगा होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोलता है, जरा उसके बारे में समझते हैं। इन्होंने हमसे ये कहा कि एक फिगर, पहले तो फिगर दिया हुआ है साफ साफ, उसको बना लिया जाए फिर समझा जाए। ये इन्होंने एक फिगर दे दिया है, ठीक है। फिगर बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है और एकदम मस्त फिगर बनाया गया। आपको ये चीज बहुत जानकर अच्छी लगेगी कि फिगर ना एकदम लॉजिकल है। ये देखो ऐसा कुछ फिगर इन्होंने बनाया है। इन्होंने कहा है पी डी एफ और ई, ठीक है। उसके बाद में क्यू ओ आर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। दिया भी है, क्या दिया है जरा उसके बारे में देखिए। दिया है कि DE जो है पैरेलल है OQ का, DE पैरेलल टू OQ है, ठीक है। और दिया है DF जो है वो पैरेलल है QR का, DF जो है वो पैरेलल है QR का, नहीं OR का पैरेलल है। बहुत बढ़िया, फिगर में आपको सब दिख रहा होगा। तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है, पीटी हमें ये करना है कि भाई EF और QR, EF पैरेलल टू QR होगा, ऐसा आपको प्रूफ करके देना है दोस्तों। देखते जाइए, समझते जाइए। जो कंडीशन दी जाती है उसी पर फोकस किया जाता है। ये दिया है, फिगर देखे बिना इसको पहले देखो, इसको देखो। चूंकि DE पैरेलल है OQ का, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, कहाँ है DE? ये रहा। OQ कहाँ पर है? ये रहा। DE और OQ यहां पर है। हमें प्रूफ क्या करना चाह? EF और QR प्रूफ करना है ना। EF, ये EF और ये QR। अच्छा, ये लाइन इस लाइन का पैरेलल आएगी, हमें ऐसा प्रूफ करके देना है। नो प्रॉब्लम। आप जरा मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि ये चीज पैरेलल कब होगी? ये चीज EF जो है, ये EF जो है वो किस OQR का पैरेलल कब होगा? ये तब होगा जब हमारे पास में ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, PQR, जिसमें आप देखोगे E और F पड़ा हुआ है। PQR जिसमें EF जो है इस ट्रायंगल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, और हमें दिखाना यह है कि ये जो है इसका पैरेलल है, तो इसका उल्टा प्रूफ करके दिखाएंगे। मतलब इसका समानुपात बराबर है, ये दिखा दो खाली। इसका समानुपात बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो हमें प्रूफ ये करना है कुल मिलाकर कि PE अपॉन में EQ है और PF अपॉन में PF अपॉन में FR है। अगर आपने ये दिखा दिया तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी इसकी पैरेलल होगी। आखिर यही तो बोलते थे भाई कि अगर समांतर है तो अनुपात में होगी। अब हम ये बताना चाहते हैं कि भाई समांतर है, तो हमको भी ये बताना होगा कि भाई वो अनुपात में है तो समांतर है, अनुपात में है तो इसका मतलब ये समांतर होगी। बात क्लियर हो गई? तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि आपको ये दिखाना होगा इस पूरे फिगर में। अच्छा, अब जरा हम लोग बात करेंगे DE और पैरेलल टू OQ। DE जो है वो OQ का पैरेलल है। पहले तो फिगर को बहुत ध्यान से मेजर करो। इन्होंने ऐसा फिगर बना के दिया है, ठीक है। ये देखो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, थोड़ा सा मैनेज किया जाए, नहीं सुंदर दिखता है तो अच्छा लगता है ना। हाँ, ऐसा दिया है। फिर इन्होंने एक लाइन और डाली है, ऐसे डाली है PDOQE, जिसमें आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये जो DE है ना, DE OQ का पैरेलल है। अगर पैरेलल है खुद दिया है, यहां पे लिख लो त्रिभुज POQ में, PQO में लिख लो। चलो, O और Q में बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। PQO में हमने ये कहा कि भाई PE जो है वो EQ का पैरेलल होगा और PD जो है वो DO का पैरेलल होगा। क्या ये बात क्लियर है? PE जो है वो OQ का और PD जो है वो DO का पैरेलल हो, इक्वल होगा। तो ये कौन सी प्रमेय से आ रही है? इन्होंने कहा था समांतर है, तो हमने अनुपात में दिखा दिया, तो प्रमेय नंबर 1 से आ रही है। पुनः करो, फिर से करो यही काम। क्या करना है पुनः में इन्होंने कहा एक चीज और दी है कि DF जो है वो पैरेलल है OR का। अब DF पैरेलल है OR का, त्रिभुज PROQ
आर और ओ में ले लो। क्यों? क्योंकि DF और OR इसी में मिलेगा। तो हमने एक त्रिभुज बना लिया आपके सामने, आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं इसे। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया POR का, जिसमें एक रेखा इसकी पैरेलल दिखेगी जो हमारी D और F होगी। ये D और F जो है OR का पैरेलल दिख रही होगी। तो दोस्तों आप आराम से बता सकते हैं, तो यहां पर PD जो है वो DO का और PF जो है वो FR के अनुपात के समानुपात में होगा। ये बात हमें यहां पता चल गई। प्रमेय बतानी जरूरी है। कौन सी प्रमेय से? 1 से। समीकरण ये 2 मान लो, इसी को ही समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 और 2 में आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा PDDO दोनों के पास है। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं, क्या इसको रफ कर दें? समीकरण 1 और 2 से अगर आप देखोगे, समीकरण 1 व 2 से, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई PF अपॉन FR इक्वल टू PD अपॉन DO। ये बात क्लियर है? तो यहां पर फिर PD और DO जो है वो PE और EQ का इक्वल है। राम बराबर श्याम, श्याम बराबर घन श्याम, तो सीधा राम बराबर घन श्याम, मतलब ये वाली चीज डायरेक्ट इसका इक्वल हो सकती है। अब चूंकि आप देखोगे फिगर को ध्यान से, ठीक है, अब फिगर को फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा, देखते जाना, हमने जो समझाया है वही करके दिखा रहे हैं। अब यहां पर हम लोग ये देखेंगे, अतः PF अपॉन में FR इक्वल टू PE अपॉन में EQ। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर ऐसा हो जाए, PF अपॉन FR PE अपॉन EQ हो जाए, ये देखो लिखा हुआ PF अपॉन FR PE अपॉन EQ हो जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं? तो EF पैरेलल टू QR होगा। प्रूफ हो गया। भाई ये कब होगा? ये तभी होगा ना जब ये पैरेलल होगी, या यूं बोल दो कि हमारा अनुपात जो है समानुपात के बराबर आया है, इसलिए जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। आप चाहे फिगर में देख सकते हैं। ये बात कहां से बोलेंगे? ये बात हम लोग बोल सकते हैं प्रमेय नंबर 2 से। ये अब उल्टा बोला है। प्रमेय 2 में बोला गया था कि वो बराबर अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होगा। देखो है समांतर। क्लियर? बात समझ में आ गई हो? बोलो यस सर। पूरी तरह से क्लियर हो गया। प्रूफ करने के पहले ही मैंने समझा दिया था कि ये चीज बनेगी कैसे। ये चीज तब बनेगी जब फिगर को ध्यान से देखो, तो हमें ये प्रूफ करना होगा। अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये समांतर है, ऐसा हमें समझना पड़ेगा। क्लियर हो गई दोस्तों बातें? राइट है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या बोलता है जरा समझते चलिए और बताते चलिएगा यस नो में, हाँ और ना में बताते चलिएगा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते जाइए। सेशन बढ़िया होगा, लंबा होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है 1 घंटे का सेशन लगभग हो ही चुका है और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं, 5 तक कर लिए हैं, 5 अभी और बताने हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की शुरुआत की जाए। 6 तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार से हैं कि AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, तो BC पैरेलल टू QR होगा। दोस्तों जो पूरा का पूरा उसी तरह से जैसे अभी कर आ रहे हैं। आप कहो मैं फिगर में ही समझा देता हूं। क्वेश्चन को बहुत प्रेम से देखिए, बहुत प्यार से देखिएगा। आपको मैं फिगर में ही सारी बातें क्लियर करा दूंगा, देखना। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, फिर इन्होंने एक फिगर ऐसे बना दिया, अंदर एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक, फिर और क्या दिया हुआ है? PQR, अंदर दिया हुआ है ABCO। जो लैंग्वेज बोली है वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जरा सोच के देखो। मैं ना भाई पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। मैं देखो मैं ऐसे ही आराम से बता सकता हूं, जरा देखना। यहां पर इन्होंने कहा क्या है? इन्होंने कहा है कि AB पैरेलल टू PQ, AB पैरेलल टू PQ। देखो इतने से ही पूरा क्वेश्चन अभी देखो सॉल्व हो जाएगा। AB ये रहा, आप देख रहे हैं AB ये है। जरा इस फिगर को देखिए, ये जो है ना ये पैरेलल है PQ का। अब ये इसका पैरेलल है, तो क्या आप इस ट्रायंगल को फील कर पा रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल,
ये वाला ट्रायंगल फील कर पा रहे हैं। और आप सोचिए जब कोई एक ऐसा ट्रायंगल दिया गया है उसके बीच में ये वाली रेखा इन दो रेखाओं को अगर इसकी समांतर है तो इन दो रेखाओं को अनुपात में बांटेगी। अब अनुपात में बांटेगी तो आप कैसे लिखेंगे, आखिर ये O है, ये P है और ये Q है, तो आप यही तो लिखेंगे भाई साहब। O और P को A पर काट रही है और ये हमारी B पर काट रही है, तो आप ऐसे ही तो लिखेंगे। इसकी वजह से क्या लिखेंगे, OA अपॉन में AP इक्वल टू OB अपॉन में BQ। क्या ये इसकी वजह से ऐसा नहीं आ जाएगा अगर ये इसकी पैरेलल होगी? बताइए आप, ये इसकी वजह से ऐसा नहीं आ जाएगा। और आगे देखिए, फिर से इन्होंने एक और चीज दी थी। क्या दिया था कि AC पैरेलल टू PR है। अब AC कहाँ है, ये रहा AC। AC जो है वो PR का पैरेलल है, AC जो है PR का पैरेलल है। तो आप इस ट्रायंगल को फील कर पा रहे होंगे, ये वाला ट्रायंगल फील कर पा रहे हैं कि नहीं बताइए। ये ट्रायंगल फील हो रहा है जिसमें आप बहुत से बच्चों का दिमाग चल गया सर ये इन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रहा है, इन दोनों भुजाओं को विभाजित कर रहा है, मतलब ये इसका समांतर है तो इनका अनुपात होगा। अब इनका अनुपात निकालने के लिए ये यहाँ पे शीर्ष है तो O से लेकर C तक ले लो, OC अपॉन में CR इक्वल टू OA अपॉन में AP आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बस यही दो कंडीशन तो दी गई थी, यही दो कंडीशन दी गई थी, इन्हीं दो से हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, इन्हीं दो से हमें प्रूफ करके दिखाना था। अब सोचो क्या इन दोनों में कोई संबंध दिख रहा है? जो अभी पिछले दो क्वेश्चन में लगा के आए हो वैसा ही संबंध, राम बराबर घनश्याम, घनश्याम बराबर मोहन, तो राम सीधा बराबर मोहन के। तो क्या यहां पर आप देख सकते हैं कि OA अपॉन AP और OA अपॉन AP दोनों में कॉमन है। क्या हम इसमें समीकरण 1 और 2 से यह भी बता सकते थे कि भाई साहब OB और BQ इक्वल है OA अपॉन AP का, OA अपॉन AP का, और OA अपॉन AP जो है वो OC अपॉन में CR का है। क्या इतनी बात मैंने जो समझाई है ऐसी कोई बात जो ना समझ में आ रही हो? OA अपॉन AP OB अपॉन BQ का इक्वल है, ये तो मैंने पहली वाली से लिख दी, ये वाली बात मैंने दूसरी वाली में लिख दी। तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते क्या कि यहां पर OA कहां चला गया, OA अपॉन AP, बीच वाले को छोड़ दो, यहां पे ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये बात, इस निष्कर्ष तक तो हम पहुंच गए। कहां तक पहुंचे, OB अपॉन BQ। कहां है OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR के बराबर होगा। ये बात तक तो हम पहुंच गए। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि यहां पर BC और QR पैरेलल होगा, BC और QR पैरेलल होगा। आप जरा सोच के देखो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, कौन सा अनुपात आना चाहिए जब ये बन जाए। तो आप जरा फिगर ध्यान से देखिए। आपने जैसे इन्होंने कहा था ये है तो हमने कहा था भाई ये होगा, इन्होंने कहा पैरेलल है तो हमने कहा था ये अनुपात बनेगा। आपको दिखाना है पैरेलल है तो कौन सा अनुपात बनना चाहिए, कौन सा अनुपात बनना चाहिए, जरा सोचो। यहां पर आप देखोगे BC कहां है, ये रही BC। आप देखोगे QR कहां है, ये रहा QR। तो आप क्या ये नहीं बोल सकते कि सर ये देखिए O, यहां रहा Q और ये रहा R, इनके बीच में है B और C। अब यही तो प्रूफ करना था कि BC जो है वो QR का पैरेलल है, BC जो है QR का पैरेलल है। ये कब बनेगा, ये तब बनेगा, BC QR का पैरेलल कब बनेगा, कौन सा अनुपात बनना चाहिए, अनुपात ये बनना चाहिए था कि भाई OB अपॉन में BQ आना चाहिए था और OC अपॉन में CR आना चाहिए था। अगर ऐसा आ जाए तो इसका मतलब ये इसकी पैरेलल होगी। क्या ऐसा आया है, देखिए आया है कि नहीं आया है, OB अपॉन BQ आया है कि नहीं आया है, OC अपॉन CR आया है कि नहीं आया। अब आ गया है भाई साहब, आ गया है, ठीक है। ये तो हमने समझाया कि आपको प्रूफ क्या करना था। अब जब ये आ गया है OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR आ गया है, अनुपात बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्या कि यहां पर BC पैरेलल टू, अतः लिख दो, अतः BC पैरेलल टू CR। कौन सी प्रमेय से ऐसा बोल सकते हैं, तो प्रमेय नंबर 2 से बोल सकते हैं। खत्म हो गई बात, ठीक है। इतना डिटेल में, इतना प्रेशराइज होकर बताया है तो उम्मीद करता हूं पूरी चीज समझ में आ गई होगी। एक एक चीज बता दी है, ठीक है। हालांकि मैंने क्वेश्चन को पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, आप लोग जानते हैं, यहां पे पूरा A to Z एक एक स्टेप करके नहीं बताया है। मैंने आपको बस ये समझाया कि यहां पर पैरेलल की वजह से ये कंडीशन बनेगी, ये पैरेलल जो दिया गया था उसकी वजह से ये कंडीशन बनेगी, दोनों को कंबाइन करोगे ये बनेगा, यहां से ये बनेगा और ये आ जाता है तो इसका मतलब हमारा पैरेलल होगा। यही तो पूरा एक क्राइटेरिया है, स्टेप्स हैं जो कि आपको
एकदम डिटेल में लिखने हैं। मैंने आपको सारे स्टेप एकदम से बढ़िया से समझा दिए हैं। उम्मीद है कि पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ में आया हो। सेशन को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। शेयर करने से सबके पास तक इतनी बेहतरीन चीज़ पहुंच सकती है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके आगे मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। अगर आपको इससे देखो करना तो है ही है, आपको जो चीजें यहाँ पे बताई गई ना, मैंने जितनी भी चीजें मुंह से बोल बोल कर आपको ये पूरे लाइंस क्लियर किए ना, इन लाइंस को आपको लिख लिख कर क्लियर करना है पेपर में। इसलिए घर पे बैठकर रफ में ना इनको लिख लिख कर कि ये स्टेप कैसे बना, ये इन्होंने दिया था, समानुपातिक प्रमेय लगा दी, प्रमेय नंबर 1 लगा दी, इस वजह से ये स्टेप बन गया। ये सब आपको लिख लिख कर वहां पे स्टेप में क्लियर करना है। राइट फ्रेंड्स, 10th क्लास में हो, बच्चे नहीं हो, इतने स्टेप्स तो अब आपको खुद से करने पड़ेंगे। पूरा टीचर पे डिपेंडेंट होने लगे तो नैया बड़ी खतरे में पड़ जाएगी, ये जान लो। ठीक है, तो टीचर के सहारा कम लेते हुए अपनी कोशिश ज्यादा करो। टीचर आपके लिए गाइड का काम करता है, आपको वो गाइडेंस दिखा देगा। ठीक है, आपको ये बता देगा कि बेटा आपको इस रास्ते पर जाना है। अब उस रास्ते पर आप कैसे जाओगे ये आपको तय करना है। बात समझ रहे हो? आपको टीचर क्या करेगा, एक तरीका बता देगा कि भाई ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब उस तरीके को आप कितना अच्छा सुंदर से लिख लिख कर एक्सप्लेन कर पाते हो, ये आपका टैलेंट बताएगा कि आप कितना एक्टिव हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 उठाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज। प्रमेय 6.1 क्या थी? आपको याद है? आपको मैंने ये बताया था कि प्रमेय 6.1 में ये बोला गया था कि अगर कोई रेखा किसी तीसरी रेखा के या फिर कोई रेखा त्रिभुज की किसी रेखा के समांतर हो तो अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में तोड़ती है और वो अनुपात समानुपात में होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो कहने का मतलब ये था, दिया क्या जाता था? दिया ये जाता था कि जो रेखा है वो एक रेखा त्रिभुज की भुजा के समांतर होती थी, ये दिया जाता था। समांतर होती है, ये दिया है, और आता क्या है कि अनुपात में होगा, ये आएगा। तो बातों को बहुत ध्यान से समझना। इन्होंने बोला है कि 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखो इन्होंने दे दिया समांतर खींची गई रेखा। अब प्रूफ तो ये करना होगा ना कि भाई वो अनुपात में आएंगी, यही तो पहली प्रमेय कहती थी। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये प्रूफ करना है। याद कीजिए, आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध करके आ चुके हैं। अगर ना याद आ जाए तो हम कराने के लिए तैयार हैं। आप इस सेशन को देखते रहिए अंत तक, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। देखिए, कोई त्रिभुज बना लीजिए, ये लीजिए। इन्होंने एक बात बोली है, मैंने प्रमेय में एक बात नहीं बोली थी कि मध्य बिंदु है, ऐसा मैंने बोला नहीं था। इन्होंने बोला है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु से, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, तो ये एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। देखो इसके समांतर है ये रेखा, इसके समांतर है, एक भुजा के मध्य बिंदु से भी है और इसके समांतर भी है। दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये बताना है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है बच्चों? दो बराबर भाग में, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना। तो दो समान भागों में बांटती है, ये दिखाना है। चलिए आइए, तो इसको बड़ा जरा समांतर बना लीजिए ऐसा। ठीक है, ए बी सी डी ई। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि त्रिभुज ए बी सी में डी जो है वो ए बी रेखा का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु है दोस्तों, तो अब मध्य का मतलब क्या होता है? ये पेन है ना, ये पेन है, ये मार्कर है मेरा। मार्कर का अगर मैं बिल्कुल बीचों बीच की लाइन पकड़ लूं तो क्या आधा भाग इधर और आधा भाग इधर नहीं चला जाएगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो आप ये कह सकते हैं ना, तो ये क्या बोला? मध्य बिंदु है। तो यहां पर AD जो होगा ये आधा भाग DB के बराबर होगा, DB के बराबर होगा। ऐसा हमको प्रूफ हो गया। अच्छा, ये चीज को डिवाइड में ले आओगे तो क्या आप ये बोल सकते हो कि AD अपॉन में DB इज इक्वल टू 1 आ जाएगा? उसकी जगह पे कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। समीकरण 1। ये जो मध्य बिंदु बोला था बहुत काम की चीज बोली थी।
ठीक है, ये जो मध्य बिंदु बोला था ये बहुत काम की चीज बोली थी, तो हमको यहाँ पे ये चीज पता चल गई कि भाई AD और DB का अगर रेशियो निकाला जाए डिवाइड करके तो वो 1 आएगा। ठीक है, अच्छा अब हमारा काम क्या, हमें प्रूफ ये करना है कि AE और EC भी बराबर है। आखिर ये समद्विभाजित करता है, ये जो जहां पर रेखा डाली गई है ना E जो है, ये E ना इस रेखा को समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांटता है, मतलब ये भाग और ये भाग बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। हमने ये तो बराबर ये तो बता दिया कि भाई ये और ये भाग बराबर है, हमें ये भी बताना है कि AE और EC बराबर होंगी, समद्विभाजित करेगा, ये बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, आपको यहां पे ये बोला गया है कि DE जो है वो BC का समांतर खींचा गया है। जब भाई ये बोल दिया गया है कि DE जो है BC का समांतर है, चूंकि DE जो है वो समांतर है BC का, DE पैरेलल टू BC दिया गया है, तो क्या मैं तो इनके अनुपात को नहीं बोल सकता कि AD अनुपात DB, AB अनुपात DB इक्वल होगा AE अनुपात EC का? क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता? ऐसा क्वेश्चन ने खुद दिया था, ये बात इन्होंने खुद बोली है कि इसके मध्य बिंदु से दूसरी रेखा के समांतर खींचा गया, तो समांतर खींचा गया तो मतलब ये समांतर है, अब समांतर है तो इसका अनुपात होगा। इन्होंने कौन से प्रमेय से, प्रमेय नंबर 1 से। इन्होंने खुद बोला भी था कि प्रयोग संख्या 6.1 का प्रयोग करते हुए, देखो कर दिया प्रयोग, बात समझ में आ गई, 6.1 का प्रयोग कर दिया। ये बुक में 6.1 दी गई, हम प्रमेय 1 बोलते हैं इसको आप लोग मूलभूत समानुपाती का प्रमेय भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई है, तो यहां समीकरण 1 से AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, 1 है। AD अपॉन DB की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो हमने यहां पर 1 रख दिया। ये हो गया AE अपॉन में EC। ये कहां से आया है, ये आया है समीकरण 1 से आया है। आखिर यहां इसकी वैल्यू कहां से आई है, 1 से आई है। अच्छा, फिर EC बराबर आ जाएगा, EC बराबर AE। अरे भाई साहब, जब EC बराबर है AE के तो बात तो प्रूफ हो गई ना। इन्होंने यही तो कहा था, समद्विभाजित करता है। तो देखो जो हमारा E था वो देखो AE और EC के बराबर प्रूफ हो गया। ठीक है, बस यही तो बताता ना था कि 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो 2 बराबर भाग आ गए कि नहीं, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। अतः E रेखा कौन सी, AC को, रेखा AC को 2 भागों में बांटता है, या यूं लिख लो समद्विभाजित करता है। प्रूफ हो गया, यहां पे लिख सकते थे PT मतलब प्रूफ दैट, खत्म हो गया, यहीं पर बता सकते थे। क्लियर, उम्मीद करता हूं पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी कैसे हमने किया है। ये हमारा 1 आया, इसी की वजह से यहां पर ये हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया, मतलब 2 बराबर भाग हैं, ये हमें पता चल गया है। राइट फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रमेय संख्या 6.2 का प्रयोग करवा रहे हैं। अब क्या होगा, अब उल्टा होगा। अब ये खुद कहेंगे कि यहां पे समांतर दिया तो अनुपातिक है। अब ये खुद कहेंगे कि अगर वो अनुपात में है तो बताओ कि वो समांतर होंगे, ऐसा इनको प्रूफ करके देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोगों के पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर रफ करते हैं। मुझे लगता है आधी चीजें यहां पर मिल जाएंगी जो कि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी नोट की गई हैं। प्रमेय संख्या 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, बात को समझना, किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु, ये वाला और ये वाला बिंदु समझो मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन सी रेखा, DE रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बताना है। तो 2 मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये आप प्रूफ कर दीजिए तो आप समझ जाएंगे कि आपको आता है। ठीक है, चलिए ये भी याद करो कि ये कक्षा 9 में आप पढ़कर आ चुके हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छी बात है, आप पढ़कर आ चुके हैं। तो अब हम सिखाते हैं इसको कैसे करना है, क्योंकि 9 की बातें तो किसी को नहीं रहती हैं, याद नहीं रहती हैं। कक्षा 10 में जो सीख रहे हैं वही याद रहेगा बस। ठीक है, चलिए आइए बताते हैं। तो प्रमेय संख्या 6.2 को यूज करने से पहले आप ये बताओ मुझे कि यहां पर मैं ये बोल सकता हूं क्या कि
यह मध्य बिंदु है तो यहाँ पर ये दो बराबर भाग तोड़ेगा। अगर भाई किसी की पेन का अगर बीच का पॉइंट पकड़ोगे तो आधा भाग इधर आधा भाग इधर हो जाएगा। इस रेखा का अगर बीचों बीच का पॉइंट पकड़ लिया जाए, मध्य का बिंदु पकड़ लिया जाए, तो एडी और आधा भाग इधर आधा भाग उधर, आधा आधा है मतलब कि बराबर होगा वो हिस्सा। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे चूंकि डी और ई बिंदु यहां कॉमा लगा लो, रेखा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है, तो AD जो होगा वो बराबर होगा DB का, AD बराबर होगा DB का। क्या ये बात क्लियर हो गई? AD बराबर DB है तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि यहां पर AD अपॉन DB इक्वल टू 1 आ जाएगा, समीकरण 1 हो गया। क्या ये लिख सकते हो? AD अपॉन DB, AD DB के बराबर आ जाएगा, मतलब कि DB को बट्टे में ले आओ तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। ये बात हमने यहां से जानी। और ये भी तो कह सकते हैं, अच्छा यहां पे ना एक चीज और लिखनी थी कि मध्य बिंदु क्रमशः है। क्रमशः का मतलब ये जो पहले आया है तो ये पहले वाले का, ये बाद में आया है तो बाद वाले का, क्रम से है। ठीक है, तो यहां पे चाहे एक वर्ड डाल देना, AC के मध्य बिंदु क्रमशः है, इस जगह पे डालना क्रमशः है, क्योंकि लिखा ही उस हिसाब से था हमने। ठीक है, फिर हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो E वाला है इसका है तो हम लोग कह सकते हैं AE इक्वल टू EC होगा, और EC को डिवाइड में लाओगे तो AE अपॉन में EC आ जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? ये हो गया 1, तो हमारे पास में आ गया समीकरण 2। बात समझना, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, अच्छा समीकरण 1 और 2 जब आ गई है तो आप लोग क्या दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते? यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे कि भाई AD जो है अपॉन में DB इक्वल टू 1 है, और यही 1 जो है हमारा AE अपॉन में EC के बराबर है। तो क्या मैं डायरेक्ट, जब ये राम जो है बराबर घनश्याम का है, घनश्याम बराबर श्याम का है, तो क्या सीधा राम श्याम के बराबर नहीं हो गया? तो हम डायरेक्ट ना लिख दें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये लो, एक चीज आ गई मेरी। इस चीज से क्या साबित होता है? जब दो रेखाओं के अनुपात समानुपात में हैं, जब दो रेखाओं के अनुपात समानुपात में है तो इसका मतलब वो रेखाएं क्या हैं? उसको मिलाने वाली जो रेखा है बीच वाली, वो समांतर होगी तीसरी के। क्या ये बात हम लोग जानते हैं? तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अतः आप जरा ध्यान से देखो, AD अपॉन DB अनुपात AE अपॉन EC का अनुपात दोनों बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कब होता था? ये प्रमेय संख्या 2 में हमें सिखाया गया है। क्या सिखाया गया है? कि अगर अनुपात बराबर आ जाएं तो जो रेखा होगी ना वो समांतर होगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अतः DE पैरेलल टू BC। कौन सी प्रमेय से? प्रमेय 2 से। ये बात हमें प्रमेय 2 में सिखाई गई थी, यही हमें प्रूफ करना था। तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमने प्रूफ करके दे दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों बात क्लियर हो गई होगी। ये चीज हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन से सॉल्व करके लाए। ये चीज कहां से लिखी? प्रमेय संख्या 2 का यूज करते हुए लिखा कि भाई जब अनुपात बराबर है तो इसका मतलब वो रेखा तीसरी रेखा की क्या है? समांतर होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी तरह से चीजें क्लियर हो चुकी हैं। कुछ भी बड़ा साइंस नहीं था इसमें, कुछ भी हार्ड साइंस नहीं थी जो आपको ना समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, अच्छा नहीं ये कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था दोस्तों। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अब शुरुआत करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। चलिए देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बताते जाइएगा कि कैसा लग रहा है। अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा फील हुआ क्लास के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन को मैं बार बार बोल रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चंस में ना जो करना है वो खुद दे देते हैं ये लोग, और एक ही 2 ही प्रमेय बताई हैं। ठीक है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। 2 ही प्रमेय को बहुत ध्यान से पढ़ लो, जैसे जैसे बताया गया है। समझाने पर ज्यादा फोकस किया है तो समझाने वाली चीजों को ध्यान में रखो, बस यही चाहते हैं। 9th क्वेश्चन में ABCD एक समलंब है और जिसमें AB जो है पैरेलल है DC का, ऐसा इन्होंने खुद से कहा है। इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, विकर्ण भी डालने हैं।
दर्शाइए कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO होगा, ऐसा आपको दर्शाना है। दोस्तों समझा ये रहा हूं कि पहली बात तो समलंब पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है, देखते जाइएगा मैं क्या बता रहा हूं। तो एक तो होता है वर्ग, एक होता है आयत, एक होता है समचतुर्भुज, एक होता है समांतर चतुर्भुज, एक होता है समलंब चतुर्भुज। 5 चतुर्भुज के नाम मैंने लिए हैं आपको। उम्मीद करूंगा वर्ग और आयत से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। वर्ग से सम बन जाएगा और आयत से समांतर बन जाएगा। बट ये वाला जो आप पढ़ने वाले हो समलंब, ये सबसे अलग होता है। इस फैमिली में सबसे विचित्र जानवर यही आपको मिलेगा कि आपने जब ऐसा फिगर बनाया तो आपको समझ में आया कि चतुर्भुज तो है, बट यहां पर ये जो 2 रेखाएं हैं इसमें पैरेलल हैं, बाकी 2 रेखाएं पैरेलल नहीं होती हैं, समांतर नहीं होती हैं। जिसमें से इन्होंने खुद कहा है, इसी को हम लोग समलंब बोलते हैं, जिसमें 2 रेखाएं समांतर हो जाएं, लेकिन अन्य 2 रेखाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर A, B, C और D, जहां पर AB पैरेलल टू DC है, इन्होंने बुक में खुद दिया हुआ है। AB पैरेलल टू DC हमें रखना था, हमने रख दिया। और इसकी खास बात भी यही होती है समलंब की कि 2 भुजाएं कोई समांतर रखी जाती हैं। विकर्ण भी डालने हैं, ये देखिए, ये देखिए, O पर प्रतिच्छेदित करती है, ये भी देखिए, ठीक है, प्रतिच्छेदित करते हैं। दर्शाइए, क्या दर्शाना है? AO अपॉन BO CO अपॉन DO होगा, दर्शाना है, प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO, AO अपॉन BO CO अपॉन DO होगा। भैया परफ्यूम वाला DO होगा। क्या बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फिर आपसे प्रूफ करने के लिए बस इतनी ही बातें बोली गई हैं, जो बोली गई हैं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर कुछ आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा। भाई हमें ना जब ऐसी कोई 2 चीजें अनुपातिक दिखानी पड़ जाए तो कोई 2 चीजें कंडीशन होनी चाहिए कि जो समांतर हों। यहां पर एक ही कंडीशन है हमारे पास में, कौन सी वाली? एक कंडीशन ये है कि भाई यहां पर हमें बोला गया है कि AB समांतर है DC का, AB समांतर है DC का, यही दिया है। बाकी दूसरी जो दी गई है वो है ही नहीं। अब वो कहां से आएगी? वो खुद से बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा और समझाया जाएगा कैसे आएगा। आपको यहां पर एक समांतर रेखा डालनी है जो कि इसके भी समांतर और इसके भी समांतर, और बीच में एक समांतर रेखा डाल देना। फिर चाहे आप इस त्रिभुज में डाल देना, चाहे इस त्रिभुज में डाल देना, एक ही बात है, प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा कि यहां पर एक मैंने E से लेकर O तक समांतर रेखा खींच ली है। रचना लिख लेना यहां पर, ये जो यहां पर रखो, चूंकि भी हटाओ, हमने यहां पर रचना की है। क्या रचना की है? रचना ये की है कि E से लेकर E से O को मिलाया, E से O को मिलाया। ये बात क्लियर हो गई। अब मिलाया है तो आपको मिलाया है तो ऐसे वैसे नहीं मिलाया है, ये भी बताकर मिलाया है कि जो EO होगा ना वो समांतर होगा AB के। बात को समझो जरा। हमने इसको इस तरह से मिलाया है कि EO जो होगा वो AB का पैरेलल खींचा है, और क्योंकि AB जो है वो हमारे पास में क्या है? वो है हमारे पास में DC का पैरेलल। मतलब ये रेखा और ये रेखा, तीनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं। बात क्लियर? तो अब 3 रेखाएं पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं AB पैरेलल टू EO हो जाएगा। अब DC पैरेलल टू EO हो जाएगा। क्या मुन्ना ये बात समझ में आती है आपको? बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रूफ करना है AO BO को। अच्छा उसको छोड़ दो, अब मैं यहां पर आपको एक एक प्रूफ करके दिखाता हूं। आप जरा इसमें जो है ट्रायंगल ढूंढो बेटा। ट्रायंगल, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल नजर आता है दोस्तों? ये ध्यान से देखना, ऐसा वाला ट्रायंगल जिसमें ये रेखा ना इस वाली भुजा को काट रहा है, जो EO है वो काट रही है। आप जरा समझो। चूंकि अब मैं यहां पे ये भी बता देता हूं कि EO को मैं DC के समांतर ले रहा हूं, EO को मैंने DC के समांतर लिया और उस बेस पर मैंने ये कहा अतः त्रिभुज ADC में मैंने ये कहा कि त्रिभुज ADC में ये हमारे पास में A बन गया, D बन गया, C बन गया, A बन गया, D बन गया, C बन गया। यहां पर एक ऐसी रेखा डाल दी जिसमें E से लेकर O तक की रेखा डाली गई थी, और आपको बता तो दिया ही गया कि भाई ये समांतर है। और आपको प्रमेय नंबर 1 अच्छे से याद है कि अगर समांतर है तो वो रेखा जिस 2 भुजाओं पे गिर रही होगी वो बराबर अनुपात में बांटेगी। ठीक है, अनुपात इनका जो होगा बराबर होगा। तो AE और ED ये बराबर होगा AO
और OC के। क्या ये बात क्लियर है? समीकरण 1 प्रमेय संख्या 1 से, प्रमेय 1 से समीकरण 1 बन गई। इसी तरह से दूसरा करो। अब EO को जो है हमने नीचे वाले के पैरेलल ले लिया, अब EO को ऊपर वाले के पैरेलल लो। EO को यहां मत लो, आगे देखो। चूंकि EO जो है वो पैरेलल है AB का भी। EO AB का पैरेलल है, जरा त्रिभुज काटो। अब पैरेलल है तो त्रिभुज कौन सा कटेगा? दो भुजाएं कटनी चाहिए। इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो, ये वाला, ये यहां से जाता हुआ, इस वाले त्रिभुज को बहुत ध्यान से देखो, जिसमें से ये वाली रेखा को और इस वाली रेखा को ये क्या कर रहा है? काट रहा है। तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं? ये देखो, E से लेकर O तक एक रेखा थी, A से लेकर B तक थी, और यहां से ये हमारे पास में D था। क्या ये बात भी क्लियर है आपको? बताइए। यही बात तो हमने आपको समझाई थी। अब चूंकि ये पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं, तो DO, अरे भाई शीर्ष से ही लेते थे ना, DO और OB इक्वल होगा DE और AE का। समीकरण 2 बन गई, समीकरण 2 बन गई। उम्मीद करता हूं बात क्लियर है। समीकरण 1 को और 2 को बहुत ध्यान से देखा जाए। आप कहोगे AE अपॉन ED है, यहां पर DE अपॉन में AE है, मतलब थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। आप बेटा इस बात को ध्यान से देखो, मैं यहां समझा क्या रहा हूं। मुझे चाहिए क्या? AE अपॉन ED चाहिए, तो मेरे पास में तो DE अपॉन ED है। आप DE को ना ED लिख लो, पहली बात तो ये करो, DE को ED लिखो। तो AE अपॉन ED चाहिए था, बट यहां तो उल्टा हो गया, AE नीचे चला गया, ED ऊपर चला गया। इसको उल्टा बना लो ताकि हमें यहां से कुछ हेल्प मिल सके। तो AE को ऊपर और ED को नीचे ले आओ। तो AE को ऊपर ले गए और ED को नीचे ले आए, जिसकी वजह से इसके इक्वल वाला भी इसी तरह से चाल चलेगा कि OB ऊपर और DO नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपने एक तरफ किया है, OB ऊपर और DO नीचे आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब जरा और बातों को समझेंगे। क्या समझना है? ये हमारी समीकरण 2 थी ना, इसको आप समीकरण 2 बनाओ, इसको हटाओ, ये समीकरण 2 बनेगी। अब समीकरण 2 और 1 में बहुत ध्यान से देखो, क्या दिखता है कि भाई ये वाला राम इस घनश्याम के बराबर है, ठीक है, या यूं समझो, ये घनश्याम ये राम के बराबर है, और यहां पर ये जो राम है ये इस श्याम के बराबर है। तो ये वाला जो बंदा कॉमन बैठ रहा है ना, ये इन दोनों को इनडायरेक्टली मैच करवा देगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं, इसको रफ कर लें, अब जगह हर बार कम पड़ जाती है बोर्ड पर यार। देखो समीकरण 1 को देखो और 2 को देखो। समीकरण 1 और 2 से क्या दिखवा रहा हूं मैं ये दिखवाना चाहता हूं कि AO अपॉन में OC इज इक्वल टू में AE अपॉन में ED इक्वल टू में ये वाली चीज इस वाली चीज का इक्वल है, OB अपॉन में DO का इक्वल है। बताओ भाई, ये जो बात लिखी है समीकरण 1 से लिखी है, ये वाली जो चीज है यहां पर लिखी हुई है समीकरण 2 में, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा होगा कि ये भाई साहब डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएंगे, AO अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन में DO। क्या प्रूफ हुआ? क्या प्रूफ हुआ? AO के नीचे BO चाहिए था, मतलब ये वाला इधर चाहिए, ये वाला उधर चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दें, ये हटा दो, अब किसी काम का नहीं बचा, आगे का स्टेप लिख लेना उसको। तो ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, AO और OB को आप क्या लिख सकते हो? BO। तो इसको मैं इधर ले आया, इसको उठा के उधर ले चलो। CO लिखना है ना, OC लिखा है तो CO लिख लो, अपॉन में DO लिख लो इसको, जो कि वैसे ही है। ये हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था दोस्तों। बात क्लियर हुई? बताओ, बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई चीजें? बस यही चीज आपको समझनी थी कि यहां पर ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है तो यहां से एक कंडीशन बनेगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से एक कंडीशन बनेगी। उन दोनों कंडीशन को कंबाइन करके ये प्रूफ हो जाएगा। ये बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक चतुर्भुज लिया, ABCD लिया और विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्रतिच्छेदित करते हैं। AO अपॉन BO और CO अपॉन DO बिल्कुल है, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको उल्टा प्रूफ करना है। पहले इन्होंने कहा कि ये समलंब है तो ये आएगा, अब बोला है कि ऐसा है तो बताओ कि ये चतुर्भुज समलंब होगा। उल्टी चाल चलनी है, यहां से उल्टा पैटर्न पकड़ लो, उल्टा पैटर्न पकड़ते हुए इसको प्रूफ करके दिखाओ। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो है आप लगा के दिखाओगे, ये आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन का एक विपरीत क्वेश्चन ये लोग दे देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रमेय नंबर 1 से दूसरा क्वेश्चन प्रमेय नंबर 2 पर डिपेंड करता है। तो इसमें हमने प्रमेय नंबर 1 लगाई थी। आप जाहिर सी बात जान गए होंगे कि इस वाले जो क्वेश्चन में होगा प्रमेय नंबर 2 लगाई जाएगी। अभी तक एक्सरसाइज में ऐसे ही चलता आया है। इसमें प्रमेय नंबर 2 लगाते हुए इस वाली चीज को प्रूफ करके दिखा दो, मान जाएंगे कि आपने बहुत कुछ मेरे से सीखा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक मेरे से नहीं सीखा है तो यकीन मानो गलती मेरी नहीं है, आपकी है, क्योंकि आपने अभी तक ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है उस चीज की। आप प्रैक्टिस करो, जरूर आएगा आपको। ओके फ्रेंड्स, फिर भी ना आए तब मेरे पास आ जाना, मैं फिर से आपको सिखाऊंगा कि क्या करते हैं। ठीक है, कहां पर आओगे? टेलीग्राम पर आओगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर मेरे साथ जुड़कर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इस एक्सरसाइज में 10वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है, बाकी 9 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। उम्मीद करूंगा आपको मेरे साथ पढ़कर अच्छा लगा होगा, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, चीजें समझ में आई हो, पसंद आई हो तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बताइएगा उनको कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा है आज। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। जितने भी लोग मेरे साथ नए जुड़े थे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाला जितना भी सॉल्यूशन है आपको तुरंत मिल सके। चलिए, आज के लिए इतना ही। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।